ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ो, आज ब्रंच करते हैं। ब्रंच ये क्या? मम्मा, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच के खाने को ब्रंच कहते हैं। छोटा टीटू आकर सिखाने लगा तो नीना झल्ला उठी। परेशान क्यों हो तो पराठा सेक लो, भुने आलू पराठे और दही का रायता खाकर निश्चिंत हो जाओ। विवेक की फरमाइश सुन विफर पड़ी। पराठे सेकना आसान है क्या? इस गर्मी में मुझसे चूल्हे के पास खड़े नहीं हुआ जाता है। ऊपर से जितने लोग उतना स्वाद। किसी को आलू नहीं खाना तो कोई दही नहीं खाएगा। ऐसे में उसे कुछ और बनाना ही पड़ेगा। क्यों, वह छोटी बहू बन कर आई। अच्छा होता अगर बड़ी बहू होती, आराम से छोटी पर ऑर्डर चलाती और आराम करती। नीना का इशारा बुजुर्ग सास ससुर की ओर था। बाहर का तापमान और अंदर का तापमान अब बराबर हो चला था। उसकी बड़बड़ा से विवेक भी परेशान हो गया, मगर बिना इस बात का परवाह किए अपनी डफली अपना राग अलाप रही थी। 2 घंटों की मेहनत लगी। विवेक और बच्चों के लिए पराठे सेक कर उसने दाल चावल भिगो दिए। मुश्किल से 11 बजे थे, मगर लगता था जैसे दोपहर हो आई। दिन भी कितना बड़ा होता है ना। बच्चों को भूख लग आएगी, ऐसे में फिर आग के पास रसोई से छुट्टी कहाँ मिलने वाली है। यह सोचती वह आराम करने आई तो देखा बच्चे लैपटॉप में फेसबुक खोल ले बैठे थे। माँ देखो चाची की तस्वीर, चाचा चाची इंग्लैंड में हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे उन लोगों का क्या है, सर पर कोई जिम्मेदारी थोड़े ही है। बच्चों की हॉस्टल में है, घूमने के सिवा काम ही क्या है। सुबह से कौन सा सुर पकड़ लिया है तुम्हें? पता भी है मेरे भाई भाभी ने कितनी तकलीफ़ काटी है। अब अगर घूम फिर रहे हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? भाई की बात पर विवेक से रहा ना गया। क्यों, क्या मैं इकलौती बहू हूँ? घर की जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी क्यों नहीं? इतनी देर से उसकी बड़बड़ सुनता विवेक अतीत में खो गया। उसकी आंखों के सामने 20 वर्ष घूम गए, जब भाभी शादी के बाद पहली बार घर आई थी। हर दिन त्योहार सा लगता था। लड़कों वाले घर में जहाँ लड़की की आदत ना हो, वहाँ बड़े प्रेम से सबके लिए नाश्ता बनाती और खिलाती। भाभी बहुत स्नेहमयी लगती, घर के सारे काम करके भी खुश रहती थी। भैया के तबादले के बाद जब उन्हें बाहर जाना पड़ा तो भींगी आंखों से विदा लिया था। उन्हें पता था कि वह तनख्वाह बड़े शहर में रहने के लिए काफ़ी नहीं होगी। कुछ ही दिन बाद पता लगा कि घर के काम के साथ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस तरह वह घर बाहर बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने में भैया का सहयोग करने लगे। पूरे 20 वर्ष लगे, तब जाकर बच्चों का करियर बना। मगर ये सब तो नीना ने देखा ही नहीं। उसे तो बस अपना दुख नज़र आता है। उसे लगता है कि उसके अलावा पूरी दुनिया मौज उड़ा रही है। सबसे पहले उसने घर में काम करने वाली को हटाया, जिसे रिटायरमेंट के समय से ही विश्वनाथ जी ने रखा था, ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा होती रहे। वह खाना बनाकर घर के छोटे बड़ों सभी काम कर लेती थी। उसकी कर्मठता देखकर सब उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। ऐसे में नीना ने उसे यह कहकर निकाला कि वह घर की सदस्य नहीं बल्कि बाहर वाली है, इसलिए उसे ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए। विवेक की माँ जानकी जी की तबीयत खराब रहती थी। उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब पूरा
घर उसके ही नियंत्रण में था। वह बनाएगी तो लोग खाएंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे। तब जो बात विवेक समझ ना सका था, वह अब समझ गया। इन सब हरकतों के पीछे उसका स्वार्थ था। वह इतना ही चाहती थी कि बस उसकी पूछ होती रहे, उसकी ही महता बनी रहे। जब तक विवेक अपने ख्यालों में खोया था, नीना ने मौका पाकर बड़ी बहू की को फ़ोन मिला ही दिया। वहाँ दीदी अकेले अकेले लंदन घूमा जा रहा है, कभी मम्मी को भी अपने साथ ले जाइए। हाँ, तुम लोग भी आओ, परिवार के साथ घूमने का अपना ही आनंद है। हमारी छोड़िए, अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। मीठी मीठी बातों से आखिर कब तक बहलाएंगी? आपको भी तो परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य कर अपना अगला जन्म सुधारना चाहिए। सारा फितूर निकल कर शांत हो गई। इधर माधवी का मूड पूरा ही खराब हो गया। वह पहले ही देवर की शादी कम पढ़ी लिखी से करने के पक्ष में नहीं थी, मगर ससुर जी के दिमाग में यही था कि गांव की कर्मठ लड़की ही परिवार संभाल पाएगी। यह सोचकर छोटे बेटे के लिए एक भरे पूरे परिवार की ग्रामीण बहू लेकर आए। कुछ समय तक सब ठीक रहा, पर जैसे जैसे समय बीतते गया, रंग उतरना चालू हो गया। उसकी बातों से इतनी दुखित हुई कि वापसी का टिकट करा सीधे ससुराल आ गई। उसे अचानक आया देख नीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। माधवी ने आते ही एक कर्मठ लड़की को काम पर रख लिया। दीदी, मैंने इतने बरस सेवा किया है, आप स्वयं काम करने की बजाय दूसरे से काम करा रही हैं। इतनी ही चिंता है तो अपने साथ ले जाइए। इस तरह तो आप पल्ला झाड़ रही हैं। देख छोटी, पहली बात यह कि मेट्रो में जीने के लिए हवा पानी भी खरीदना पड़ता है। फ्लैट के बंद घरों में ऐसी ताज़ी हवा मुश्किल से आती है। और दूसरी बात यह है कि ये बड़े से आहत में आम, लीची, नारियल के पेड़ ससुर जी ने अपने हाथ लगाए थे कि रिटायरमेंट के बाद इसकी ठंडी छाँव में आराम करेंगे। नौकरी वाली आधुनिक बहू की जगह उन्होंने एक घरेलू लड़की चुना जो स्नेहपूर्वक परिवार की देखभाल करेगी। घर के कामों के लिए जिन्हें बहाल किया, उन्हें भी तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब गृह स्वामी को भी विदा करने पर तुली हुई हो। इतना तो बता दो कि यह सब तुम्हारा है या उनका। मैं तो बस आपके कर्तव्य याद आपकी जगह ही मदद के लिए स्टाफ रख दिया है। समय के साथ समाज बदला है। स्वयं काम ना कर सके तो बाहर से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम उन्हें उनके घर में चैन से जीने दो उनका जीवन। उनका स्वास्थ्य एवं उनकी पसंद हमारी प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए और कुछ नहीं। बड़ी की साफ गोई ने छोटी की छुट्टी कर दी थी। विश्वनाथ जी को यह एहसास हो गया कि बड़ी बहू जिसे वह बेहद आधुनिक समझते रहे, वही समझदार निकली। ग्रामीण अनपढ़ बहू घर गृहस्थी की बजाय चालाकी में दक्ष निकली। इस बात का एहसास हुआ तो मन पर बड़ा भ्रम हट गया। देखो जी, अब ज़्यादा हो रहा है, समझे आप। अगर नहीं सकते या फिर आपको शर्म आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं कह दूंगी दीदी और जीजाजी से। नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना। आज मैं कोशिश करता हूँ कि कह दूँ, मतलब हद है। कोशिश करता हूँ, क्या होता है। देखिए, सीधे सीधे बोलिए, आपसे होगा या नहीं, आप कह पाएंगे या नहीं। और मैं कोई गलत बात कहने या लड़ाई करने थोड़ी ही कह रही हूँ आपसे। आज तक कुछ गलत करवाया है?
कभी आपसे, अरे बाबा मैंने कहा ये सब कभी तुमसे बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है पर कुछ कह नहीं पाता, लेकिन मुझे आज भर का मौका दे दो, पक्का कह दूंगा। पंकज ने पत्नी सैला को आश्वासन तो दे दिया था कि वो अपनी बहन और जीजाजी को कह देगा, पर सैला को शक था कि शायद ही पंकज जुबान खोल पाए अपनी बड़ी बहन और बहनोई के आगे। दरअसल पंकज के जीजाजी और बहन अपनी बेटी के साथ उसके विवाह के लिए पिछले 10 दिनों से उनके पास आए हुए थे। इसी शहर में 2-3 जगह बात चल रही थी, जिसमें से एक जगह पक्का होना निश्चित था। सैला एक अच्छी सदस्य औरत थी, अच्छी भाभी भी थी और उसे रिश्ता निभाना आता था। वहीं पंकज की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होते हुए भी वो घर बहुत अच्छी तरह से चला रही थी और मेहमान नवाजी बखूबी खूबसूरती से कर लेती थी। मुंह पर मुस्कान बनाए रखकर वो सब काम भी निपटाती और मेहमानों से बातचीत भी करती थी और हर स्वाभिमानी स्त्री की तरह उसे अपनी परिस्थितियों से समझौता कर खुश रहना आता था। अब ननद नंदोई आए थे, उनकी बेटी थी और बात बेटी की शादी की थी, तो सैला मन से सब कुछ कर रही थी। पर वो लोग जब से आए थे तब से सैला देख रही थी, शाम को जब दीदी जीजाजी टहलने जाते तो उधर से कभी फल तो कभी सब्जी तो कभी कोई दाल कभी कोई और राशन का सामान ले आते। एकाध दिन तो सैला को भी समझ नहीं आया कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले दिन तो रख लिया यह कहकर कि इनकी क्या ज़रूरत थी। पंकज जी तो ऑफिस से लौटते वक्त सारा सामान लेते ही आते हैं न, फिर आप लोग क्यों ले आए, अब ऐसा मत करिएगा। पर अगले दिन और उनके बाद भी सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो सैला का मन खराब हो उठा। ये कौन सा तरीका है अपमानित करने और उनकी माली हालत का मजाक बनाने का। ठीक है, वो रोज़ पनीर और खोया मलिदा नहीं परोस सकती है, पर जो भी बनाती है प्रेम पूर्वक से बनाती है और स्वादिष्ट बनाती है। ननद और नंदोई किचन के सामानों में मदद करे, इतनी भी गई गुजरी हालत नहीं है उनकी। भाई की उससे दिल बुरा लग रहा था और बात भी सच है कि मदद करने के 100 तरीके हैं। घर के सामान लाकर ही मदद की जाए ये घर वालों को बुरा लग सकता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर पैसे खर्च करने का इतना ही शौक था तो होटल में भी तो रह सकते थे, यहाँ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मन ही मन सोचती सैला और बीते कल 2 मजाक में कह भी सैला ने, दीदी ये जो इधर उधर आपके खर्चा करती हैं ना, वो जमा करके रखिए, एक ही बार में चंद्रहार दे देना मुझे खरीद कर। दीदी जियाजी हंस पड़े और उन्होंने मजाक में ही उड़ा दिया और बार बार मना करने के बाद आज भी पंकज के आने से पहले जब दीदी और जियाजी घूमकर आए तो सेब केला वगैरह लेते आए तो सैला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इधर पंकज ने बात करने के लिए हाँ तो भर दिया था, पर बड़ी बहन थी, जीजाजी थे, क्या कहता, कैसे कहता, पैसे ना खर्चने की बात कहता तो सामान ना लाने की बात कहता तो दीदी हंसकर टाल देती और कहती, तू इतना कब से सोचने लगा, अरे कुछ दिख जाता है मिल जाता है तो उठा लाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गई। पंकज चुपचाप से दीदी और जीजाजी के पास बैठ गया तो
जीजाजी बताने लगे, साले साहब बड़े मौके पर आए हैं आप। अभी अभी शुक्ला जी का फ़ोन आया था, वो प्रिया से मिलना चाहते हैं और कहिए तो औपचारिकता रूप से रिश्ता पक्का ही कर लेना चाहते हैं। हमने होटल की बात की तो कह रहे हैं नहीं, घर पर ही आएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, चलिए दोनों मिलकर उनके स्वागत का प्रबंध कराते हैं। प्रतिमा, जरा मेरा एटीएम कार्ड देना। दीदी रुको, जीजाजी एटीएम कार्ड की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। आप लोग कभी सब्जी तो कभी कोई राशन का सामान तो कभी कुछ और लाकर तो उसी तरह मैं सारे इंतज़ाम करूँगा। आप जैसे अभी मदद कर रहे हैं वैसे उसमें भी मदद कर देना। मानता हूँ आपकी जैसा हैसियत नहीं सारे इंतज़ाम करने की मेरी, पर कोशिश बढ़िया करने की ही करूँगा। बहन प्रतिमा भाई की भावना को समझ गई थी और शर्मिंदा भी थी, पर जीजाजी को शायद अभी समझना बाकी था। वो बोल उठे, देखिए पंकज जी, बात हैसियत और औकात की नहीं है। हमें पता है आपको और सैला को बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता है, आप सब कर लेंगे। पर बुरा मत मानना, बात शौक की भी है। इकलौती बेटी है मेरी प्रिया, तो मैं उसका सब कुछ खुद करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं ना, बुरा मत मानना। मैं नहीं चाहता कोई इस बीच में आए और अच्छा भी नहीं लगता। बेटी मेरी और खर्चा आप करे, जिसका काम वही करे तो अच्छा है ना। यही तो मैं भी समझाना चाहता हूँ आप लोगों को जीजाजी। मन ही मन बोल उठा पंकज। वो सब समझ रहा है और आगे भी समझेगा। ये सब वो हम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा है। जी, पंकज और सैला अपने हिसाब से हमारा खाना पीना रहना सब बेस्ट की कोशिश में लगे हैं और करने की कोशिश क्या बल्कि कर ही रहे हैं, पर उसमें हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम कोई एक सामान लाकर देकर हम इनके किए को कम कर रहे हैं। मेहमान नवाजी के इनका शौक के बीच तो हम आ रहे हैं, साथ ही इन्हें कमतरी का एहसास भी दिला रहे हैं। और सच में मुझे बुरा लग रहा है, अब मम्मी पापा नहीं हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं। मम्मी पापा रहते तो क्या कभी हमें वो ऐसा करने देते। कितना बुरा लग रहा है होगा सैला को, मुझे अभी एहसास हो रहा है। सीमा ने आगे आकर कहा, कोई नहीं दीदी, गलती इंसान से ही होती है। ये आपका अपना घर है, मायका है, आपको एहसान नहीं चुकाना है, हक से रहना है। सैला कई दिनों से मुझे कह रही थी कि मैं आप लोगों से इस संदर्भ में बात करूं, पर मुझे बोलते नहीं बनता था। मैं जानता हूं ऐसा करके आप हमारी मदद ही करना चाहती हैं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और निश्चिंत रहिए, जब हमें मदद की ज़रूरत होगी बेहिचक मांग लेंगे, पर किचन में ये छोटा मोटा सहयोग सैला और मुझे हीन भावना से भर देता है। दीदी आप ये ना करें, बस चाय के बहाने किचन में आकर। ने संक्षेप में सारी बातें सैला को बताई तो उसका भी उतरा चेहरा पहले जैसा खिल उठा। भाई बीबी से गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो चले, जीजाजी ने आवाज़ दी है। जीजाजी चलिए ना, पंकज ने रसोई से बाहर आते हुए कहा। अब तो एटीएम रख सकता हूँ ना साले साहब और सलहज साहिबा, जीजाजी ने आदेश लेने की मुद्रा बनाकर कहा। जीजाजी मैं तो भी अपने गले की सफाई शुरू कर दूं, उस पर चंद्रहार जो सजने वाला है। सैला की इस बात पर सब हंस पड़े और माहौल फिर से
खुशनुमा हो उठा। तो यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।